नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। एक बार फिर से मोदी सरकार की तरफ से एक और राहत मिली है। आपको बता दें कि एक और राहत पैकेज आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया। पीएम स्वनिधि योजना 28 राज्यों में लागू है। किसानों को मत्स्य संपदा योजना से लाभ मिला है। मूडीज ने जीडीपी अनुमान में सुधार किया है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडारण उच्चतम स्तर पर है। अक्टूबर दिसंबर तिमाही की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, ये निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तरफ से कहा गया। अर्थव्यवस्था में तेजी के सुधार के संकेत हैं। बैंकों के कर्ज देने की रफ्तार 5.1% बढ़ गई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत उठाए गए कदमों से मजदूरों को फायदा हुआ है। ये आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम जानकारी दी गई और इसके साथ ही साथ ये कहा गया कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और जीडीपी से लेकर तमाम स्तर पर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में जो नरमी थी वो अब वापस से तेजी की तरफ दिखाई दे रही है। One lakh 43,200 items under the Atmanirbhar 1.0 announcements. At that time, we had made announcements linked to the Kisan credit card. Credit boost has been achieved to 2.5 crore farmers through the KCC. 183 lakh applications were received, slightly over that, and banks have issued that 157 lakh KCC, Kisan credit cards to the eligible farmers, and the total amount sanctioned is also given there, 1,43,262 crores were distributed in 2 phases. So that progress ensured that the farmers got the Kisan credit cards, and also the eligible farmers who received the Kisan credit cards received that money amount as sanctioned credit for those farmers. इसका लाभ मिला है। जिनके पास अब ये प्रावधान होगा कि वो एक राज्य के बजाय दूसरे राज्य में भी जाएंगे, तो वहां जाकर फेयर प्राइस शॉप से यानी कि राशन डिपो से राशन ले सकते हैं। तो मजदूर जो प्रवासी है वो केवल अपने घर अपने गांव में ही डिपो से राशन लेने के बजाय अब जहां पर भी काम करने जाएगा वहां पर राशन ले सकता है। ये सुविधा भी उसको दी है। और एक इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इसमें 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें लगभग 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस प्रतिमाह हो रही है। इससे भी पता चलता है कि किस तरह से इसको बल मिला है और आगे इसका लाभ भी मिलेगा। दूसरा, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो अपने परिवार का पेट भरते हैं, रेडी फड़ी इस पे काम करके ठेला लगाकर, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की। तो उसमें भी अब तक लगभग 26,62,000 जो आवेदन आए थे लोन के लिए, उसमें से 13,78,000 लोन सैंक्शन कर दिए गए, जिनको कुल मिलाकर 13,73,33,000 रुपए के लगभग पैसा सैंक्शन हुआ है। 30 राज्यों में और 6 यूनियन टेरिटरीज में हुआ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6:30 बजे स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। जेएनयू में मूर्ति के अनावरण से पहले ही लगने लगे मोदी गो बैक के नारे। जेएनयू के छात्रों का आरोप यह है कि बीजेपी और आरएसएस जेएनयू से करते हैं घृणा। जेएनयू के छात्रों का आरोप यह है कि मोदी सरकार की प्राथमिकताएं गलत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मूर्ति का अनावरण करेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो ये मामी डाला जो है वो देखे और देख के समझे कि आज स्टूडेंट क्या सोचता है, आज स्टूडेंट किस तरीके से एक होकर खड़ा है उसके इन तानाशाही फरमानों के खिलाफ। इसीलिए तो जेएनयू के छात्रों का आरोप यह है कि मोदी सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। इसके साथ ही साथ जेएनयू के छात्रों का आरोप यह भी है कि बीजेपी और आरएसएस जेएनयू से घृणा करते हैं। मोदी गो बैक के नारे जेएनयू में लगे हैं। तो
तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेएनयू के अंदर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 6:30 बजे करेंगे। लेकिन इससे पहले जेएनयू में मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं। मोदी का विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस, बीजेपी ये सब जेएनयू से घृणा करते हैं। यहां पर जेएनयू के कुछ छात्रों का ये कहना है, आरोप है, जेएनयू के लेफ्ट सोच वाले जो तमाम एक धड़ा है वो सीधे तौर पर इस तरीके के आज नारे लगाते नजर आ रहे हैं। मोदी गो बैक के नारे लगाते नजर आ रहे हैं और ऐसे में आज शाम 6:30 बजे यह कार्यक्रम होगा। अब खबर बिहार से है कि महागठबंधन हार के बाद फूट पड़ गई है। महागठबंधन के अंदर अब फूट पड़ती नजर आ रही है। महागठबंधन की हार के लिए लेफ्ट ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। सीपीआईएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस पर उठाए हैं सवाल। इस बार कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी कमजोर रहा। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा 70 सीटों को संभालना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया था। अगर कांग्रेस को कम सीटें मिलती और वो सीटें राजद या लेफ्ट के आती तो नतीजा बेहतर होता। महागठबंधन में हार के बाद चल रहा है मंथन का दौर और कांग्रेस को दोषी ठहराने का काम अब शुरू हो गया है, क्योंकि महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी सीपीआईएम की तरफ से कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया गया। दीपांकर भट्टाचार्य लेफ्ट नेता और सीपीआईएम के नेता, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सीटें जो 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, अगर वो आरजेडी के पास या फिर सीपीआईएम के पास होती तो फिर नतीजा कुछ और होता। खबरों में आगे बढ़े, कोरोना की बात करें तो देश के अंदर 86 लाख के पार हो गए कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि 86 लाख के पार हैं। 24 घंटे में 47,905 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 24 घंटे में कोरोना से 550 मौतें भी हुई हैं देश के अंदर। देश में कोरोना से अब तक 1,28,121 मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है। तो देश में कोरोना के एक्टिव केस 4,89,294 हैं। लगातार एक्टिव केसेस की संख्या घट रही है और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। ये भी एक बेहतर संकेत देश के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर थर्ड और सेकंड वेव ऑफ कोरोना देखा जा रही है, तो वहां पर बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। नहीं तो ये जो नियंत्रण की स्थिति अब दिखने लगी है वो दरअसल अनियंत्रित हो सकती है। और अगर जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो रोजाना यहाँ पर लगभग 6,500 7,000 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जरूर स्थिति अब बेकाबू हुई है, लेकिन एक बार फिर से उसको नियंत्रण में करने की कोशिशें दिल्ली सरकार की और केंद्र सरकार की जारी है।